तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स बीए सेमेस्टर 2। ठीक, रांची यूनिवर्सिटी का बीए सेम 2 रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू दोनों का काम देगा। हालांकि एनपीयू का एग्ज़ाम हो चुका है 24 से 28 सेशन, 24 से 28 सेशन के लिए। ठीक, क्योंकि इसके बाद की जो सेशन है 2025 से 29, उनका सिलेबस जो है ना वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये 28 तक ही काम देगा। चलिए देखते हैं सेमेस्टर 2। ये रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू का है। अगर कोई दूसरे यूनिवर्सिटी के बच्चे देख रहे हैं तो काम देगा, बट आपका सब्जेक्ट यही होना चाहिए, अर्ली इंडिया। ठीक, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडिया। ये मतलब जब समय की शुरुआत हुई उससे 550 ईस्वी तक का इतिहास इसमें पढ़ना है, मेजर पेपर 2 में। ठीक है, और थोड़ा सा जान लेते हैं कि सेमेस्टर 2 में आपको कौन कौन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने पड़ेगा, कितने मार्क्स का। ठीक है, क्योंकि आज पहला क्लास है तो मैं सब कुछ अच्छे से बता देता हूँ। सेम 2 में आपको टोटल 5 पेपर का एग्ज़ाम देना है। कितने? 5 पेपर का। हाँ, कौन कौन सा? एमजे पेपर 02। ठीक, मेजर पेपर 02, मेजर पेपर 03। ये दो कॉर्नर्स पेपर हो गया। ठीक, 100 मार्क्स का, जिसमें से 75 नंबर एक्सटर्नल एग्ज़ाम, 25 नंबर इंटरनल होता है। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। मेजर हो गया। एक रहेगा सेक पेपर। सेक पेपर हिस्ट्री वालों का हिस्ट्री ही होता है, मतलब आप देख लीजिएगा एडमिट कार्ड में। सेक पेपर एक रहेगा, ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का होता है? नहीं, ये होता है 75 मार्क्स का। ठीक है, 75 मार्क्स का होता है। और एक होता है आपका माइनर पेपर। कई गो हो गया? 4 गो। ठीक, 4 गो हो गया। एक रहेगा एमडीसी पेपर, एमडीसी। ठीक, एक रहेगा एमडीसी पेपर। और एक रहेगा एईसी पेपर। आप बोल रहे हैं भैया 5 गो पेपर बोले थे, ज़्यादा हो गया। मेजर 2, मेजर 3, 2 गो हो गया। एक रहेगा एमडीसी, 3 गो हो गया। एक गो रहेगा एईसी, 4 गो हो गया। ठीक, एक गो रहेगा सेक और एक गो रहेगा माइनर। ठीक, तो 6 गो हो जाता है। हाँ, 6 गो पेपर होगा, टोटल 500 मार्क्स का होगा। कौन कितने मार्क्स का है ये भी जान लीजिए। तो मेजर 02 जो रहेगा ये आपका 100 मार्क्स का है। मेजर 03 ये भी आपका 100 मार्क्स का। ठीक, इसमें 75 इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल, और 25 इंटरनल है। पहले ये सब दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, एक रहेगा माइनर पेपर। ये भी आपका कितना है? तो माइनर पेपर भी 100 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपका 75, 25 करके रहता है। ये जो आपका सेक पेपर आएगा, SEC सेक पेपर, और एमडीसी पेपर, एमडीसी सेक पेपर और एमडीसी पेपर दोनों 75 मार्क्स का ही रहेगा। इसमें केवल एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता है। ठीक, तो 75 75 दोनों रहेगा। ठीक है, 150 मार्क्स, और 50 मार्क्स का रहेगा एईसी। समझ गए? टोटल 500 मार्क्स, 100, 200, 300। ठीक, और इधर 150 और ये 50। तो 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 6 पेपर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पूरा डिटेल में क्लास करेंगे। तो अर्ली इंडिया, ठीक, या हम लोग बोल सकते हैं कि प्राचीन भारत के बारे में इस पेपर में जानेंगे। इसमें आपका देखिए यूनिट जो बांटा गया है, यूनिट 1 है आपका सोर्स, हिस्टोग्राफी एंड द प्री हिस्टोरिक इंडिया। ठीक है, दूसरा है आपका आर्यन सिविलाइजेशन, आर्य सभ्यता के बारे में जानना है। इसमें आपका वैदिक सभ्यता के बारे में भी जानना है। इंडिया फ्रॉम 6th century BC टू मौर्य एज। ठीक है, इसमें आपको मौर्य साम्राज्य तक का इतिहास जानना है। फिर यूनिट 4 में मौर्य साम्राज्य के बाद, यानी कि उत्तर मौर्य साम्राज्य के बाद का इतिहास जानना है, जिसमें संगम युग वगैरह सब कुछ आएगा। ठीक है, और लास्ट में आपको पढ़ना क्या है? गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, चलिए तो इन सभी से हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? अगर आपको स्रोत मतलब क्या होता है? जहाँ से हमें जानकारी मिलती है। तो प्राचीन भारत की जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? ठीक है, तो इसके 3 स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, और एक होता है मौखिक स्रोत। मौखिक स्रोत में लोगों के द्वारा कही सुनी बातों से पता लगाया जाता है। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत मतलब
साहित्यिक स्रोत मतलब अगर आपको जानकारी किताब पढ़ के मिल रही है तो उसको साहित्यिक स्रोत बोलेंगे। पुरातात्विक स्रोत, अगर कोई आप खंडहर देखते हैं, कोई मूर्ति देखते हैं या फिर कोई किला वगैरह बना हुआ है, उससे अगर आपको जानकारी मिलती है इतिहास की तो उसको पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी वस्तु से अगर आपको जानकारी मिलती है तो उसको पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। और विदेशी यात्रियों का विवरण मतलब जो विदेशी यात्री आए थे, ठीक है, जैसे कि एक चीन का यात्री आया था वैनसांग, ठीक, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इनको। एक आया था अल्बेरूनी, ठीक, मोरक्को का यात्री अब्दुल रजाक, ठीक है। तो ये सब जो यात्री आए थे, एक आया था सेल्यूकस निकेटर, ठीक, निकोलो कॉन्टी, ये सब विदेशी यात्री हैं। एक है मेगास्थनीज, यूनानी यात्री मेगास्थनीज। तो ये सब जो आए ना भारत में, किताब लिख के गए, तो ये विदेशी यात्रियों के विवरण हैं। तो इन्हीं सब को पढ़ के हमें इतिहास की जानकारी होती है। तो इतिहास की जानकारी ग्रंथों, खुदाई, यात्रियों के विवरण से मिलती है। मैंने आपको डिटेल में बताया, लिखा कम है, बताऊंगा ज़्यादा। पूरा पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, पाषाण काल है और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ये जो पाषाण काल है, पाषाण मतलब होता है पत्थर, पत्थर का पर्यायवाची शब्द है पाषाण, ठीक है। पाषाण, पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर, ठीक है। स्टोन, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज, स्टोन ही पत्थर को इंग्लिश में स्टोन कहते हैं। अगर किसी को पथरी हो जाता है ना, तो पथरी को बोलते हैं किडनी स्टोन, ठीक है। चलिए, तो स्टोन मतलब क्या होता है? पत्थर। पाषाण, तो पाषाण काल जो है, जब मनुष्य पत्थरों की गुफाओं में रहता था, जिसको कंदरा कहते थे, कंदरा, पत्थर से आग जलाता था, पत्थर से औजार बनाता था, पत्थर से ही क्या करता था, तो मनुष्य अपने अधिकतम काम पत्थरों से ही करता था। तो उस युग को पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। पत्थर के औजार का प्रयोग, और इस काल में मनुष्य पत्थर के औजार के प्रयोग करते थे, पत्थर की गुफाओं में रहते थे, पत्थर से आग जलाते थे, यानी कि मनुष्य का मैक्सिमम काम पत्थरों से होता था, इसलिए इसको पाषाण काल कहा जाता है। अब पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण काल, जो कि पुराना है, एक है मध्य पाषाण काल, और एक है नव पाषाण काल, और एक जोड़ दिया जाता है चौथा, जिसको ताम्र पाषाण काल कहा जाता है, जिसमें मनुष्य तांबा का प्रयोग करना सीख लिया। जनरली 3 होता है, लेकिन एक चौथा भी है, ताम्रपाषाण काल, ठीक है। चलिए, अब आता है नवपाषाण काल में कौन सी महत्वपूर्ण वस्तु खोजी गई। तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने खेती करना सीख लिया, ठीक है। व्हाट इम्पोर्टेंट डिस्कवर वॉज मेड इन द न्यूलिथिक एज, ठीक है। तो न्यूलिथिक में क्या खोजा? मनुष्य ने कृषि करना सीख लिया, ठीक। इस काल में मनुष्य अस्थायी जीवन जीना और खेती करना सीख लिया था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी आपको इसमें पढ़ना है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो आपको मालूम है सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसका दूसरा नाम हड़प्पा की सभ्यता भी है, जिसका प्रमुख कारण है कि पहला जो स्थान खोजा गया वो हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? मोहनजोदाड़ो, ठीक है, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता था। ओके, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों को जुड़वा राजधानी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर कौन था? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, इन दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता था, ठीक है। हिस्ट्री में मेरा कितना आया? 82 मार्क्स आया था क्लास 12 में। चलिए, इसी सभ्यता का प्रमुख नगर कहा जाता है। और इसका कब पता चलता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जब 1921 में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, तब इसकी खोज की जाती है। तो पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 साल ईस्वी पूर्व का ये सभ्यता है, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अगला जाता है सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है। तो उस समय पे जो लिपि लिखी गई है उसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। हो सकता है आप फ्यूचर में जाके पढ़ लें, आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाएगा, ठीक है, कि इस व्यक्ति ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने में सफल रहे हैं। पढ़िएगा, आप पीएचडी करना होगा, पीएचडी करने के बाद रिसर्च करना होगा, पब्लिकेशन करना होगा, तब जाके आपका नाम छपेगा। तो सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है, ठीक है। व्हाट वाज द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, या सिंधु घाटी की सभ्यता बोलिए। तो अभी तक अपठित है, कोई पढ़ नहीं पाया है, इसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है,
ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग व्यापार और कृषि दोनों करते थे, और वर्तमान में ये सभ्यता अगर देखा जाए तो 2 देशों में फैला है, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिट 2, जिसमें आपको आर्य सभ्यता के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना जाता है? वॉट इज कंसिडर्ड द ओरिजिन होम ऑफ आर्यन? तो देखिए, आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। ओके। कुछ लोग बोलते हैं कि जनरल और ओबीसी जो है वो आर्य से आए हैं। ठीक है। अब मालूम नहीं कौन है जनरल ओबीसी आर्य से आए हैं या नहीं आए हैं, हमको मालूम नहीं। ठीक है। तो मध्य एशिया से आए हैं आर्य, एक प्रमुख मत है। कोई इसका ठोस रीजन या कोई ठोस सबूत नहीं है कि कहाँ से आए हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है। लिखित रूप में कहीं पे साक्ष्य नहीं मिला है कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है। इस विषय पर विभिन्न मत है, मध्य एशिया प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं, ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो देखिए, आपको मालूम है 4 को वेदों की रचना हुई। जिस समय चारों वेदों की रचना हुई उस समय को वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है। और आपको चारों वेदों का नाम मालूम है, कौन कौन? ऋग्वेद, ठीक, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ठीक है। और इन चारों वेदों की जब रचना हुई तब जो है वैदिक पीरियड कहा जाता है। ठीक है। और वैदिक काल में सबसे जो ज़्यादा फोकस किया गया है वो ऋग्वेद पे, क्योंकि ऋग्वेद जो है ग्रंथ, ये सबसे पुराना ग्रंथ है। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की गई। ठीक है। इसमें 1028 भागों में बांटा गया है, सूक्त कहा जाता है इनको। और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र को भी लिखा गया है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद में ही वर्णित है। ओके। नेक्स्ट, वैदिक काल, ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो वैदिक काल से, यह सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट, वैदिक काल में समाज का विभाजन किस आधार पर किया जाता था? तो देखिए, वर्ण व्यवस्था उस समय पे चलता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। उस समय पे ब्राह्मण का स्थान बोला जाता था कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से आए हैं, क्षत्रिय जो है ब्रह्मा के भुजाओं से उत्पत्ति हुई है, वैश्य जो है ब्रह्मा के जंघा से उत्पत्ति हुई है, और शूद्र जो है ब्रह्मा के पैर से उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। कोई ठोस कंक्रीट एविडेंस किसी के पास नहीं है, इसलिए इसको मानना बेवकूफ़ी है। मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। ठीक है। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आप कुछ भी हो, आप महान हैं, अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट, महाभारत और रामायण को क्या कहा जाता है? तो ये महाकाव्य हैं, इंग्लिश में कल बोलते हैं इसको एपिक्स। ठीक है। ये प्राचीन भारतीय महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। और महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना की है महर्षि वेद व्यास ने, और रामायण की रचना किसने की है? तो महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, वाल्मीकि ने किया है। और दोनों जो लिखा गया है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ओके। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी। हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा दोनों की लिपि देवनागरी है। वैदिक काल में मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो वैदिक काल में मुख्यली लोग किससे अपना जीवन यापन करते थे, रोजगार करते थे, ये पूछा गया है। आर्थिक गतिविधि मतलब वही। ठीक है। व्हाट वाज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द वैदिक एज? तो देखिए, कृषि और पशुपालन ये वैदिक काल में प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी, यह अर्थव्यवस्था का आधार था। ठीक है। आदमी कृषि करता था और गाय को पालता था विशेष रूप से। ठीक है, गाय। नेक्स्ट, यूनिट 3 आ जाता है, जिसमें आपको महाजनपद और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानना है। महाजनपद की संख्या क्या थी? तो देखिए, अभी जो हम लोग राज्य बोलते हैं कि भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, या 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये क्या है? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक। पहले राज्य को महाजनपद कहा जाता था। ठीक, महाजनपद मतलब राज्य, जनपद मतलब जिला, और महाजनपद मतलब राज्य। तो प्राचीन भारत में 16 गो राज्य रहा करता था, इसी को 16 महाजनपद कहते हैं। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ के लिखा हुआ है कि प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे, जैसे कि वज्र, चेरी, अवंती, ठीक,
आपने नाम सुना होगा कलिंग। मगध महाजनपद सबसे बड़ा था, जिसमें झारखंड और बिहार आता है वर्तमान। मगध, ठीक है। हस्तिनापुर, ये सॉरी गांधार, ठीक है। तो ये सब क्या था, महाजनपद थे, ठीक है। 16 को महाजनपद था इस तरह से, और हर एक की राजधानी थी अपनी अपनी। सबसे बड़ा महाजनपद कौन था, तो मगध, मगध साम्राज्य, यहीं के राजा थे अशोक, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये सब यहीं के राजा थे। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो मगध साम्राज्य के संस्थापक थे बिंबिसार। कौन, बिंबिसार, ठीक है। उसने मगध को शक्तिशाली बनाया। ओके, और मगध शक्तिशाली होने का रीज़न है क्योंकि मगध के पास जो है ना, मगध यानी कि वर्तमान बिहार और झारखंड, यहाँ पे हाथी बहुत ज़्यादा मिलता है। आपको मालूम है झारखंड का राज्य के पास में हाथी है, तो हाथी ज़्यादा मिलता था, तो लोग क्या करते थे, यहाँ से पहले गज सेना रखते थे। गज सेना मतलब हाथी सेना, तो यहाँ से हाथी ले जाते थे महाजनपद से, ठीक है। तो जब हाथी ले जाएगा तो राजा को टैक्स मिलेगा, ठीक है। तो इस कारण ये बहुत बड़ा इलाका था और जंगल भी थे, तो जंगल के मार्ग से यहाँ पे व्यापार भी होता था, ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, सबको मालूम है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। वास्तविक नाम क्या है, सिद्धार्थ। उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, ठीक है। मध्यम मार्ग क्या है, जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ना तो इतना ज़्यादा खाओ कि पेटू हो जाओ, ना तो इतना कम खाओ कि सूखा के हाड़ हो जाओ, ठीक है। ना तो इतना ज़्यादा सो कि दिन को दिन ना समझो, रात को रात ना समझो, ना ही इतना कम सो कि रात में भी सोने का मौका ना मिले, ठीक है। इसी को बोलते हैं मध्यम मार्ग, मतलब ना तो अति करना है ना ही एकदम कम करना है, मिडिल में रहिए, ओके। तो ये गौतम बुद्ध का उपदेश है। और वो श्लोक तो आपको याद होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो देखिए जैन धर्म, जिस तरह से बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की, जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी करते हैं। कौन, महावीर स्वामी, ठीक। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के देखा जाए तो सबसे पहले जो स्थापना किए थे उनका नाम है ऋषभ देव। क्या नाम है, ऋषभ देव, ठीक, ऋषभ देव। और झारखंड में जैन धर्म का बहुत बड़ा फेमस मंदिर है। बोला जाता है कि जैन धर्म का मक्का मदीना कहा जाता है पारसनाथ को, ठीक है। जैन धर्म के जितने भी जैन धर्म हैं, कभी ना कभी एक बार पारसनाथ जरूर आते हैं जैन धर्म के लोग, ठीक है। और महावीर स्वामी की वो पूजा करते हैं, अजित नाथ की पूजा करते हैं, ऋषभ देव की पूजा करते हैं, ओके। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हो गए, महावीर स्वामी, ओके। चलिए, हाँ, गोरू खोज, देखिए बैल खोज गया है, तो यहाँ पे आदमी टॉर्च लेके बैल खोज रहा है, बारी और। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो देखिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। किसकी सहायता से स्थापना की थी मौर्य साम्राज्य की, तो चाणक्य की सहायता से। किसको मार के, तो नंद वंश के सम्राट थे महापद्मनंद, उनके बेटे धनानंद। धनानंद बहुत घमंडी था, वो मूल रूप से एक नाई था, हजाम था, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं हजाम का बुराई कर रहा हूँ, शर्मा। तो वो क्या करते थे, बाल काटते थे, तो उसके पास उस्तरा रहता था। पहले जो है बाल काटने के लिए उस्तरा रहता था हजाम के पास, उस्तरा, इस तरह से। अभी तो ब्लेड आ गया ना, उस टाइम पे उस्तरा रहता था, तो उस्तरा से अपने पिताजी को भी मार देते हैं, ठीक। और ये हजाम थे। तो इसी के कारण चाणक्य बहुत घमंडी था। सेल्यूकस निकेटर के बारे में बताया, बट इन्होंने गौर नहीं किया, चाणक्य को गुस्सा आया, फिर उन्होंने कसम खाई कि मैं तुम्हें गद्दी से फेंक दूंगा, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता के माध्यम से चाणक्य ने उसको गद्दी से हटाया और चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया, और नंद वंश का जो सम्राट था धनानंद, उसको मार के ख़त्म कर देता है, ठीक। और चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठता है और नंद वंश की मौर्य वंश की स्थापना करता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शादी होता है, ठीक, इसका होता है वही, क्या नाम था, धनानंद। धनानंद के बहन से ही शादी होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इसका बेटा होता है, उसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम है, बिंदु, बिंदु जिसको पॉइंट बोलते हैं,
ठीक है, ये बिंदु रखिए और सार, तो बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है। और इसका बेटा कौन होता है? अशोक द ग्रेट। भारत का सबसे महान राजा अभी तक अशोक है। ठीक है, चलिए मौर्य साम्राज्य का इतिहास भी मैं बताते जा रहा हूँ। अशोक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था और बिंदुसार का बेटा था। ये धम्म की नीति के लिए प्रसिद्ध है। अशोक कलिंग का युद्ध भी लड़े थे 261 ईस्वी पूर्व में। कलिंग, जिसको आज वर्तमान नाम हम लोग उड़ीसा बोलते हैं, पहले इसको कलिंग कहा जाता था। ठीक है, और अभी भी जाइएगा आप उड़ीसा में तो कलिंग के नाम से फेमस है। कलिंग एक है, क्या बोलते हैं उसको, क्या जो है बहुत फेमस है, कलिंग यूनिवर्सिटी है एक। ठीक है, कलिंग पॉलिटेक्निक है, कलिंग आईआईटी है। चलिए, तो अशोक जो है कलिंग का युद्ध लड़े, उसके बाद क्या हुआ, अशोक का हृदय पिघल गया, बहुत ज़्यादा लोग डेथ किया, लगभग उस ज़माने में 2 लाख लोग मारे गए थे। तो अशोक ने कसम खाया कि आज के बाद कोई व्यक्ति झगड़ा नहीं करेगा, चाहे किसी के भी नाम। फिर अशोक क्या किए, वो बौद्ध धर्म के शरण लेते हैं। ठीक, अशोक बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और क्या करते हैं, तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगते हैं। अपना बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा दोनों को विदेश भेज देते हैं, चीन, जापान, श्रीलंका और अन्य अन्य देशों में ये जाके बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। ठीक है, और अशोक ने ये भी बोल दिया कि जिसको जो धर्म मानना है मानिए, सभी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। उस टाइम पे 3 ही धर्म था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। हिंदू धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म का फादर है, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 धर्मों को हिंदू धर्म का ही पार्ट माना जाएगा। ठीक, जैन धर्म ये भी हिंदू धर्म का पार्ट है, बौद्ध धर्म ये भी हिंदू धर्म का पार्ट है, और सिख धर्म, ये तीनों धर्म जो है हिंदू धर्म का ही पार्ट माना जाता है। ठीक, तो अगर कोई बौद्ध है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदू नहीं, वो भी हिंदू है। अगर कोई जैन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदू नहीं, वो भी हिंदू है। ठीक है, हिंदू नहीं है, हिंदू तो एक कोई धर्म ही नहीं है, वो एक्चुअल में ये सनातन धर्म है। ठीक है, सनातन हिंदू, जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी के सामने रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था, मतलब इंदु, इंदु से फिर बना इंडस। ठीक है, और इसी से फिर हिंदुस्तान बनता है, हिंदुस्तान बन जाता है, समझे। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग थे। ठीक है, तो एक्चुअल में धर्म है सनातन, हिंदू कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो देखिए आपने नाम सुना होगा कनिष्क। ठीक है, कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का सबसे महान राजा था और उसके समय बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा फैलाया। कुषाण वंश का जो राजा था कनिष्क, इन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। आगे देख लेते हैं, सातवाहन वंश कहाँ स्थापित हुआ? तो ये दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। ऐसा नहीं कि उस टाइम पे साउथ इंडिया नहीं था, साउथ इंडिया उस टाइम में भी था। और साउथ इंडिया में तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा, मलयालम भाषा, उड़िया भाषा, ठीक है, ये सभी भाषा जो है प्राचीन काल से ही चलते आ रहे हैं। ये संस्कृत के समकालीन भाषा है। ठीक है, कई कई जगह तो ये भी देखने को मिलता है कि संस्कृत से पुराना तमिल भाषा को बोला जाता है, बट एक्चुअल में संस्कृत सबसे पुराना भाषा है भारत का। संस्कृत और तमिल दोनों पुराना भाषा है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में सातवाहन के राजा रहता थे। ठीक है, यह दक्कन क्षेत्र में स्थित थे। दक्कन का पठार का नाम सुने हैं? तो ये दक्कन के पठार के क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, वर्तमान बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ आपका आ जाता है, महाराष्ट्र का एरिया आता है, कर्नाटक का एरिया आता है, तेलंगाना का एरिया आता है, और आपका आंध्र प्रदेश का एरिया आता है। ठीक है, और कुछ कुछ एरिया उड़ीसा का आता है। ये दक्कन का एरिया आता है। तो दक्कन के एरिया में सातवाहन लोग रहते थे। इसके सबसे महान राजा कौन थे? तो आपने नाम सुना होगा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। क्या सेंट दिया यार, बहुत ख़राब। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, सातकर्णी राजा था। देखिए सातवाहन में एक विशेषता थी। क्या विशेषता थी सातवाहनों की? सातवाहन लोगों का एक विशेषता ये थी कि वे जो है अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम जोड़ते थे। जैसे कि श्री सातकर्णी एक राजा थे सातवाहन वंश के। कौन? श्री सातकर्णी, सातकर्णी। तो इनकी माता का नाम था गौतमी, तो ये लिखते हैं पूरा नाम अपना, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ठीक, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। तो सातवाहन वंश के लोगों का ये पहचान है कि वे अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हरि बोल हो रहा है, हरि बोल।
आगे देख लेते हैं, संगम साहित्य किस भाषा में है? संगम लिटरेचर इज रिटेन इन विच लैंग्वेज? तो देखिए, जब तमिल भाषा चल रहा था, ठीक, तो तमिल भाषा में जितने भी किताब लिखे गए हैं उसी को संगम साहित्य कहा जाता है। क्या? हाँ, तमिल भाषा में जो किताब लिखे गए हैं उसको संगम साहित्य कहा जाता है। यह दक्षिण भारत का प्राचीन साहित्य है, प्राचीन मतलब बहुत पुराना, और तमिल भाषा में लिखे गए जितने भी ग्रंथ हैं, किताब है, पुस्तक है, उन सभी को संगम साहित्य कहा जाता है, और उस समय को संगम काल कहा जाता है। ठीक है, संगम पीरियड। नेक्स्ट, इस काल में विदेशी व्यापार किससे होता था? तो सिंपल सी बात है, उस समय में तो हवाई जहाज़ का खोज नहीं हुआ, बाद में तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ की खोज की। तो उस समय में जो व्यापार होता था वो दो तरह से होता था, पहला जल मार्ग और दूसरा स्थल मार्ग। ठीक है, स्थल मार्ग में आदमी घोड़ा के साथ व्यापार करने आता था, या ऊँट के साथ। ऊँट तो बहुत कम था, घोड़ा अफ़गानिस्तान वाले ऊँट का प्रयोग करते थे, ठीक, और बाकी जो है घोड़े का प्रयोग करते थे। तो ये था, और दूसरा था यूनान, रोम और जितने भी विदेशी थे, ठीक है, बेबोलिन, मेसोपोटामिया, ये सब जो है जिसका प्रयोग करते थे, तो ये सब प्रयोग करते थे जल जहाज का, नाव का। तो समुद्री व्यापार और स्थल व्यापार ये दो होता था प्राचीन काल में। यूनिट 4 आता है गुप्ता एम्पायर। यार बहुत गंदा सेंट दे रहा है, लगता है कुछ सांप या चूहा मरा होगा। गुप्ता एम्पायर, अब आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में जानना है। तो गुप्ता एम्पायर के बारे में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा, देखिए एक मिनट। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो इनके नाम जो है श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, प्रारंभिक राजा थे श्रीगुप्त, इनकी स्थापना करते हैं। और सबसे महान राजा जो हैं गुप्त साम्राज्य के, वो हैं समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, ये विजय, समुद्रगुप्त अपने विजय, और इन्होंने एक किताब लिखा है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, जिनको लिखा है हरिसेन ने। ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी आता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिसेन। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, उस टाइम पे एक रॉयल पोएट होता था, ठीक है, दरबारी कवि। तो दरबारी कवि कौन थे? ये थे हरिसेन। तो समुद्रगुप्त की किताब जो है उसको लिखा है प्रयाग प्रशस्ति, और इन्हीं के समय में, समुद्रगुप्त के ही समय में महान प्रसिद्ध राजा थे आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट, हाँ, जिन्होंने शून्य और दशमलव पद्धति की खोज की ब्राह्महिर के साथ। आर्यभट्ट और ब्राह्महिर, इन दोनों ने मिलकर शून्य और दशमलव पद्धति की खोज की है। ठीक है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आईएएस बन जाऊँ यार, इतना नॉलेज है। नहीं नहीं, बहुत कम नॉलेज है। आगे देख लेते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या है? ठीक है, वॉट वाज अनदर नेम ऑफ चंद्रगुप्त टू? तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, वह भारत के एक महान राजा थे और चक्रवर्ती सम्राट भी थे। चक्रवर्ती मतलब चारों ओर जीत लिया हो। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त बोलता हूँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त दो भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे जो महान सम्राट है भारत के, वो हैं अशोक, सम्राट अशोक। दैट इज़ रीज़न कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक चक्र है। आप सबको मालूम है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। क्यों? अशोक इज़ द ग्रेटर पर्सन, ठीक है, ग्रेटर किंग ऑफ इंडिया। उससे बड़ा सम्राट अभी तक कोई नहीं हुआ था इतिहास में। ठीक, इसलिए जो अशोक चक्र है, जिसमें झंडा में भी देखिएगा अशोक चक्र है, तीली बना हुआ है, यह अशोक चक्र याद दिलाता है सम्राट अशोक का। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या है? विक्रमादित्य। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, गुप्त काल को कहा जाता है। कला, विज्ञान और साहित्य का विकास हुआ इस काल में। गुप्त काल में कौन सी विज्ञान भाषा विकसित हुई? तो गुप्त काल में गणित और खगोल शास्त्र का विकास हुआ। मैंने बताया ना, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त के समय में कौन कौन हुए? तो हो गए थे आपका कौन? आर्यभट्ट, बराहमिहिर, और एक दो को बहुत प्रसिद्ध क्या चिकित्सा शास्त्री थे, जिनका पढ़ाई MBBS और BHMS, ठीक है, बैचलर इन होम्योपैथी मेडिसिन और मास्टर इन
मास्टर में भी पढ़ाया जाता है यार, BH MS MBBS MD इन सब में पढ़ाया जाता है उनका किताब। नाम है महर्षि चरक। महर्षि चरक, ये ऋषि नहीं बोलेंगे, चिकित्सक बोलेंगे, ये चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। चरक, इन्होंने एक किताब लिखी है चरक संहिता, ठीक। और एक सर्जरी वाले डॉक्टर थे, शल्य चिकित्सक, उनका नाम है महर्षि सुश्रुत, जिन्होंने किताब लिखी है सुश्रुत संहिता, ठीक है। चलिए, ये सब गुप्त काल के ही थे। गुप्त काल में ही भारत में बहुत सारे मंदिर बने, साहित्य का विकास हुआ, ठीक। बहुत सारे किताब लिखे गए हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक खोज हुए हैं, चिकित्सा पद्धति का खोज हुआ। चरक, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ठीक है, सुश्रुत, समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन। मतलब कुल बात इतना है कि भाई जीत, लड़ाई झगड़ा इस काल में कम हुआ और खोज वोज ज़्यादा हुआ, मंदिर वगैरह ज़्यादा बनाए गए। तो इस कारण भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है किसको? गुप्त काल को, ठीक है। आर्यभट्ट प्रमुख थे, चलिए याद कर लीजिएगा। गुप्त काल की कला प्रमुख उदाहरण देना है, गुप्त काल की कला का प्रमुख उदाहरण देना है। तो अभी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा मंदिर बने हैं, ठीक है। मूर्ति कला, कला का उत्कर्ष हुआ। नेक्स्ट, गुप्त प्रशासन की विशेषता क्या थी? वॉट वाज अ फीचर ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन? तो विकेंद्रीकरण, ठीक है। स्थानीय प्रशासन को महत्व दिया, किसने? गुप्त साम्राज्य ने। स्थानीय प्रशासन जो था वहाँ पर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको महत्व दिया। अशोक के शिलालेख किस लिपि में थे? अशोक के जो शिलालेख हैं यह प्राचीन लिपि में लिखे गए, ठीक, ब्राह्मी लिपि में। यानी कि अशोक ने अपने समय में जो भाषा लिखवाई थी, ठीक है, वो किस भाषा में कामकाज करते थे? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहली बार किसने पढ़ा बताएं? जेम्स प्रिंसेस, नाम है जेम्स प्रिंसेस। इन्होंने भारत में पहली बार ब्राह्मी लिपि का पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट, इतिहास लेखन का आधुनिक तरीका क्या कहलाता है? तो देखिए, इतिहास लेखन कहलाता है हिस्ट्रियोग्राफी, ठीक। यह इतिहास लिखने की विधि है। और प्राचीन ज़माने में इतिहास कैसे लिखते थे? मतलब कॉपी का तो नहीं था, पेज उज, तो किससे लिखते थे? हाँ, पेपर था नहीं था तो कागज़ में, कागज़ तो ये नहीं था, कपड़ा में लिखते थे। लेकिन किताब जो पढ़ाए जाते थे, ठीक है, गुरुकुल में, तो गुरुकुल में तो किताब नहीं था, तो किससे लिखते थे? पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं पांडुलिपि, इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि। ये पांडुलिपि क्या होता है भैया? देखिए, ताड़ का पेड़ देखें, ताड़ का पेड़, हाँ, तो ताड़ का पेड़ जो होता है ना, वहाँ पे देखिएगा कि उसका पत्ता इस टाइप से रहता है, मतलब एकदम बहुत टाइट रहता है ताड़ का पत्ता। और एगो अगर पेड़ का पत्ता काटिएगा तो बड़ा सा होता है ताड़ का पत्ता, ठीक है। ताड़ का गाछ देखे होंगे, ताड़ बागुल फरता है उसमें। तो ये जो ताड़ का पत्ता है, इस ताड़ के पत्ते को अच्छे से काट के, सुखा के, इसके ऊपर जो है स्याही से लिखते थे, और इसी को पांडुलिपि कहा जाता है। यानी कि ताड़ के पत्ते को काट कर, सुखा कर, उसमें अच्छे से सुलेखन, गुड हैंड राइटिंग में लिखना, और फिर उसको जिल्द सजाना पांडुलिपि कहलाता था। और इसी को लिख के क्या करते थे? फिर गुरुकुल में रखा जाता था। इसी से विद्यार्थियों को शिक्षा दिया जाता था। समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे कंप्लीट कर दिए भाई। अब हम वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं आपको, बट उससे पहले कुछ और चीज़ दिखाएंगे। सो दिस इज आवर ऐप ज्ञान सागर, ठीक है। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। सेम इसी चैनल के नाम पे इसका नाम रखा गया है, ओके। अब क्या करना है, इसको आप इंस्टॉल कीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। हर एक को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, ये आपका ऐप इस तरह से ओपन हो जाएगा। जोहार लिखा आएगा, जोहार मतलब हम लोग झारखंडी हैं, इसका पहचान है। पढ़ो, अपने हक के लिए लड़ो, ठीक है। और बिरसा मुंडा का फ़ोटो आएगा, आगे बढ़ेगा। आपको मालूम है झारखंड में बिरसा मुंडा का बहुत ज़्यादा महत्व है ना भाई। चलिए, अब इस तरह से ऐप आपका ओपन होकर रुक जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, दो गो, फुल नेम और फ़ोन नंबर डालने का। यहाँ पे अपना पूरा नाम दीजिएगा, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा, ठीक। फुल नेम और फ़ोन नंबर दीजिएगा। तो उसके बाद इस पर क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे OTP आएगा, OTP को डालिएगा, ठीक। और आपका ऐप जो है ओपन हो जाएगा, ऐप खुल जाएगा, ठीक। अब इस ऐप में सारा कंटेंट रांची यूनिवर्सिटी का
और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का सारा कंटेंट मिलेगा, सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक सब कुछ। ठीक है, आपको आना है ऑल कोर्स में, यहाँ पे ऑल कोर्स में क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इस तरह से आ जाएगा बहुत सारा कोर्स अलग अलग यूनिवर्सिटी का। आपको ये वाला कोर्स देखना है, रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। ठीक, ये 60 रुपया दाम है। कितना? 60 रुपया। हाँ, सेमेस्टर 1 से 8 तक पढ़ाएंगे। हाँ रे भाई, सेमेस्टर 1 से 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सब्जेक्ट? ऑल सब्जेक्ट, जितना भी पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन में सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। कितना में? सिर्फ और सिर्फ 60 रुपया में। अच्छा भैया, कितना साल के लिए हमारा फ्री रहेगा? ये ऐप आपका 4 साल के लिए फ्री हो जाएगा। 4 साल तक फ्री सिर्फ 60 रुपया में। हाँ, 4 साल तक फ्री सिर्फ 60 रुपया में। सारा पीडीएफ यहाँ पे आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप देखिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं ये भी। ठीक है, और जो कॉमन पेपर है जैसे कि एईसी पेपर इंग्लिश हो गया आपका, एमडीसी पेपर हो गया, ठीक, कुछ कुछ सेक पेपर हो गया, इन सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा विथ सॉल्यूशन। सेमेस्टर 4 में भी, मतलब 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी, सब का दाम सिर्फ 60 रुपया। मतलब एक बार खरीदिए कोई भी पास, अभी खरीदेंगे 4 साल तक फ्री पढ़िए, सब पेपर फ्री सभी सेमेस्टर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि दिस कोर्स इज़ वैलिड फॉर 4 ईयर। बाकी इससे सस्ता तो मैं नहीं देख पाऊँगा यार, क्योंकि खर्चा भी लगता है मुझको ऐप बनाने में। ठीक है, मान लीजिए, देखिए दिखा देता हूँ, यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट का मिलेगा नोट्स आपको। ठीक है, कौन कौन सब्जेक्ट है भैया, कौन कौन सब्जेक्ट है देख लीजिए, सारा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। बीकॉम, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी, मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी। अगर आपका कोई दोस्त हो तो उनको भी बोल दीजिएगा। केवल मैथ का छोड़ दिए हैं। ठीक है, मैथ नहीं बना पाएंगे ना। तो कोर्स जैसे ही खरीदिएगा, आपका ऑनलाइन यूपीआई फ़ोनपे दोनों है। अगर कोई फ़ोनपे नहीं चलाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्यूआर कोड को लाइएगा, किसी को स्कैन करके पेमेंट करने बोलिएगा, उसको आप बाद में 60 रुपया दे दीजिएगा। ऐप खुल जाएगा, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे, आपका इस तरह से ऑप्शन आएगा, बहुत सारा रहेगा आपका। आपको सेलेक्ट करना है सेमेस्टर 2। ठीक है, हालांकि आप कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई भी सेमेस्टर का। सेमेस्टर 2 में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ऑल कोर्स और 24-28। आपको क्लिक करना है 24-28 ऑनवर्ड, इस पर। ये पुराना वीडियो है, पुराना वाला सब मत देखिए। यहाँ पे आपको नया वाला पीडीएफ मिलेगा। क्लिक करेंगे 24-28 ऑनवर्ड, तो यहाँ पे मेजर पेपर 2 3, सेक पेपर, माइनर 2A, एमडीसी पेपर, एईसी पेपर सब खुल जाएगा। अब आपको जो देखने का मन है देखिए। मान लीजिए आप हिस्ट्री के पेपर देखते हैं तो व्यू पे क्लिक करेंगे, हिस्ट्री पे जाके आपका पीडीएफ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर आपको ऐसे पढ़ना है तो ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा डाउनलोड करके फ़ोन में रख लीजिए। अगर आप इस तीर के निशान पे क्लिक करते हैं, ये जो तीर का निशान दिख रहा है, तो आपके फ़ोन पे ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप जब मन करे तब पढ़िए। ओके, चलिए, ये सब कुछ है सिर्फ 60 रुपये में। इसका लिंक जो है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्त, 4 साल का ट्यूशन फीस 60 रुपया है। अब नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, मुझे खुद अब बुरा लग जाएगा। चलिए, अब मैं आपको केवल वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो तो मैं नहीं बना पाऊँगा ना। ठीक है, तो पहला है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं इतिहास लेखन की प्रवृत्ति का वर्णन करें। ये पहला क्वेश्चन है। फिर क्या, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप में टोटल 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, वेरी लॉन्ग आंसर फॉर 15 मार्क्स। प्रागैतिहासिक भारत के विभिन्न चरण का विस्तृत वर्णन करें। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल जिसमें आपका पाषाण काल, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ठीक है, और ताम्र पाषाण, ये चारों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन करें। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को ही सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। हालांकि सरस्वती नदी सूख गई है। ठीक है, क्या बोलते थे उसको, गंगा, गोदावरी और सिंधु, 3 बहनें हैं ना। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या संबंध है, इन सब के बारे में पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे आपका अंतिम क्वेश्चन है यूनिट 1 का, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोत का क्या महत्व है, ये बताना है। या तो आपको पुरातात्विक पूछेगा या साहित्यिक पूछेगा।
ठीक है, 2 में से कोई एक पूछेगा। अब इसके बाद यूनिट 2 शुरू होता है, जिसमें आपको आर्य सभ्यता के बारे में पूछा गया है। ठीक, कि आर्यों के मूल निवास स्थान एवं आर्य आक्रमण सिद्धांत संबंधित विभिन्न मत का वर्णन करना है। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला जाता है वैदिक संस्कृति के अंतर्गत, ठीक, साहित्यिक, राजनीतिक, समाज एवं अर्थव्यवस्था का विस्तार से वर्णन करना है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाता है वैदिक समाज की संरचना एवं उसके विकास का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं महाकाव्य, जिसमें आपका रामायण और महाभारत की तिथि एवं ऐतिहासिक मूल्यांकन करना है, इसके बारे में। नेक्स्ट है वैदिक अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ के लोग उस टाइम पे जीवन कैसा जीते थे, इसके बारे में पूछा गया है। अब यूनिट 3 आता है। यूनिट 3 का क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य, ठीक है, के काल के इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। मौर्य साम्राज्य का अगर आपको इतिहास जानना है तो कैसे जानिएगा, ये चीज़ इसमें पूछा गया है। ठीक, इसमें साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ठीक, विदेशी यात्रियों का विवरण, सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट आता है महाजनपद गणराज्य के उदय तथा नगरीकरण के विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, कि महाजनपद कैसे बना, इसका विकास क्या हुआ। 16 महाजनपद के बारे में यहाँ पे, जैसे कि मगध, कौशल, वत्स, अवंती, वज्जी, चेरी, ठीक है, गांधार। नगरीकरण का विकास कैसे हुआ, इसमें प्रमुख नगर कौन कौन से थे, महत्व क्या है, और लास्ट में निष्कर्ष, एंड। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य का उदय किस तरह से होता है। मगध साम्राज्य के उदय के बारे में विस्तार से बताइए। ठीक, क्योंकि अभी जैसे देखिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन है पूरे के पूरे भारत में, यूपी, बिहार, ठीक है, तो उस टाइम पे मगध फेमस था सबसे ज़्यादा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय, सिद्धांत एवं भारतीय समाज पर उनके प्रभाव क्या थे, ये बताइए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में से किसी एक के बारे में पूछ सकता है या दोनों के बारे में पूछ सकता है, आपको दोनों पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासन प्रशासन एवं मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे होता है, ये बताना है। देखिए यहाँ पे कई क्वेश्चन एक साथ अटैच है। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ठीक है, किसी के भी बारे में क्वेश्चन आए आपको लिख देना है यहाँ पे, तो सब के बारे में बताया गया आपको। ठीक है, अब देखिए यूनिट 4 आता है। इसमें पूछा गया है कि मौर्य उत्तर काल, जब मौर्य साम्राज्य का अंत होने लगा, ठीक है, तब मौर्य उत्तर काल के इतिहास के स्रोत का विस्तार से वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ पोस्ट मौर्यन हिस्ट्री इन डिटेल विथ क्रिटिकल एनालिसिस। ओके, आगे देख लेते हैं। तो अगला जाता है हमारा यहाँ पे सब के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया, देख लिए। अब कुषाण के बारे में आता है कि कुषाण, शुंग और सातवाहन काल में समाज कैसा था, ठीक, कला किस तरह से विकास हुआ, मूर्ति कला, इन सब के बारे में बताना है आपको। ठीक है, मैं भी बोलते बोलते थक गया। आपको ये वीडियो 2 पार्ट में देखना चाहिए। जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो 25 मिनट करके आपको ब्रेक लेना है, 20 से 25 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ वीडियो रोक के, आप लोग भी ले लीजिएगा। संगम युग, जिसको तमिल साहित्य बोलते हैं, के समाज और संस्कृति का विस्तार से वर्णन करना है आपको। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला जाता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, मौर्य उत्तर काल में विदेशी व्यापार किस तरह से होता था, इसका प्रभाव क्या था, ये पूछा गया है। नेक्स्ट, अंतिम क्वेश्चन है कि मौर्य उत्तर काल के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान क्या था। ठीक है, ये चीज़ बताइए। उसके बाद यहाँ पे आपका यूनिट 5 अंतिम यूनिट है। ठीक है, इसमें गुप्त काल के बारे में पूछेगा, समुद्रगुप्त के बारे में पूछेगा कि गुप्त काल का इतिहास और गुप्त काल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ठीक है, स्रोत, इन सब के बारे में पूछा जाएगा आपको। ओके, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अगला जाता है हमारा यहाँ पे समुद्रगुप्त के विजय। ठीक, जो समुद्रगुप्त है उसके विजय, प्रशासनिक नीति, उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिनको कहते हैं, इनके शासन, विजय और सांस्कृतिक उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, गुप्त प्रशासन की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए, गुप्त प्रशासन कैसा है। ओके, अंतिम क्वेश्चन है भाई, थक गए हैं। जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुप्त काल
कि कला के बारे में पूछा गया है, कला, स्थापत्य और प्रौद्योगिकी के बारे में। ठीक है, चलिए। तो लास्ट समय में जो लोग देखे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, तो मैं अभी तक क्लास ले रहा था आप लोगों का, मैं भी थक गया क्लास लेते लेते। अब चलिए, बाय बाय, टाटा। और देखिए, अभी मैं आप लोग का क्लास जो है ऑलरेडी पुराना जो वीडियो डाला हूँ ना, 23 27 का, 22 26 का, उस सब को भी देखिएगा तो चलेगा, क्योंकि वही सिलेबस है आपका। अच्छा सॉरी, सेमेस्टर 2 वाला है ना, 22 26 वाला काम नहीं देगा, 23 27 वाला आपका काम देगा। तो आप देखिएगा, 1 साल पुराना वाला वीडियो तो काम देगा, 2 साल पुराना वीडियो मत देखिएगा, वो काम नहीं देगा। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर। और जिनको पास चाहिए पीडीएफ का तो वो ले सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड है, सब पेपर का। ठीक है, जितना पेपर मैंने बताया, सेमेस्टर 8 तक का अभी नहीं मिलेगा, अभी 6 तक का मिलेगा, 8 7 और 8 का बाद में अपलोड करूँगा। ठीक है, चलिए, बाय, जोहार।